तो हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैडम रवीना से और उनका सिलेक्शन हुआ है, विद्युत की स्टूडेंट रही हैं। और आज हम लोग काफ़ी कुछ लर्निंग होगी कि उनका सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, उनके अप्स एंड डाउन्स को डिस्कस करेंगे, उनके एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, उनके अपने थॉट्स क्या है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ दिस जुडिशरी एग्जाम की, कैसे लेना चाहिए एग्जाम, कैसे अपनी टेंशन्स को हम लोग शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए उनके इंटरेक्शन देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे हैं आप। बस सर ठीक। बधाई हो आपको बहुत बहुत, और आपके परिवार को। थैंक यू सो मच सर। बहुत ज्यादातर बहुत अच्छा रिजल्ट है रवीना, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। यू हैव डन इट। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। तो कब से तैयारी कर रही थी रवीना आप। सर। 2018 में मैंने ग्रेजुएट किया था हम्म। और उस टाइम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो लेकिन अच्छा। तब तैयारी मेरी थी नहीं इतनी, तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था यूपी का। और हम्म। यूपी में फिर वैकेंसी ही लास्ट ईयर आई, उसके बाद 4 इयर्स का हाँ। गैप हो गया उसके यस बीच। यस, 4 ईयर से गैप हो गया इसमें। हाँ, तो फिर लेकिन ये था कि इस बार तो निकालना तो है। रैंक वाज नॉट एक्सपेक्टेड, रैंक एक सरप्राइज मेरे लिए भी है। बट इतना था कि हाँ, आई हैव टू क्रैक इट। और एग्जाम देने के बाद भी हम मेंस देने के बाद हमारा था कि हाँ, कुछ ठीक कर लिया है हमने। बाकी देखते हैं क्या रहता है। तो मेंस के बाद ये आइडिया लग गया था कि इस बार आपका कुछ आगे प्रोग्रेस हो जाएगी, इसमें इंटरव्यू कॉल जी आएगी, जी। है जी। ना। हाँ, अपने एक और इंट्यूशन कह रहा था ये चीज जी। और इंटरव्यू के बाद में क्या लग रहा था। हाँ सर, इंटरव्यू में बता दूं, अच्छा रहा मेरा। आप लोगों के साथ मैंने 2 मॉक्स दिए, उसका काफी फायदा रहा। तो इंटरव्यू तो मेरा अच्छा हो गया था। इंटरव्यू के बाद हमें लगा चलिए ये स्टेज भी हम परफॉर्म तो अच्छा कराए हैं, बस मेंस में मार्क्स अच्छे हों तो सिलेक्शन हो सकता है इस बार। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में, जैसे पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन सर ये था कि 2018 में आपने ग्रेजुएट किया तो उसके बाद से आप क्या कर रही हैं। और अच्छा। दूसरा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला कि बार एंड बेंच के बीच में हॉर्स और हॉर्स राइडर का रिलेशन होता है, तो आप बार को कैसे हैंडल करेंगी। वही सर एक क्वेश्चन आपने भी मुझसे पूछा था ऐसी इन्हीं लाइंस पे। हाँ, तो ऐसा ही वो क्वेश्चन था। और हम्म। उसके बाद उन्होंने फिर ये पूछा मुझसे कि वो इस जजेस की क्वालिटीज, एक जज की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैंने जवाब दिए कुछ, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि पंक्चुअलिटी भी तो एक क्वालिटी होती है। जब जज डाइस पे टाइम से नहीं बैठेगा तो फिर कैसे होगा। और कि फिर वकील उसकी क्यों सुनेगा। इस तरह से सिचुएशनल क्वेश्चंस बेसिकली। फिर उसके बाद वो लॉ पे ही आ गए, उन्होंने पूछा सिविल या क्रिमिनल। तो हमने क्रिमिनल बोला। तो एविडेंस से सवाल थे। फिर आईपीसी से लीगल एविडेंस इंसैनिटी। से क्या पूछा उन्होंने आपसे। एविडेंस से सर एक तो सेक्शन 27 के अराउंड एक क्वेश्चन था, और एक सेक्शन 44 के अराउंड क्वेश्चन था। अच्छा। और उसके बाद आईपीसी में भी थोड़ा वेंचर किया, उसमें लीगल इंसैनिटी वर्सेस मेडिकल इंसैनिटी का डिफरेंस क्या होता ओके। है। जी, ये पूछा था। और एक सवाल उनका कुछ थोड़ा रीसेंट किसी केस पे बेस्ड था, तो वो मैं रिकॉल नहीं कर पाई थी, किसी गाइडलाइन से रिलेटेड। तो उसके लिए मैंने उनको सॉरी कहा कि सर ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रही ओके। हूँ। तो इंटरव्यू ओवरऑल मेरा सिचुएशनल और लॉ सेंट्रिक रहा। बल्कि आप जब मेरा लास्ट मॉक आप लोग रोहित सर के साथ था, उसमें तो सर ने पूरा ही एक कवर किया था, रीसेंट भी लॉ भी। तो रीसेंट तो मुझसे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं, मतलब जो भी हम यूसीसी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मे बी वो इसलिए भी क्योंकि एक वीक हो चुका था इंटरव्यू को तब तक, और वो क्वेश्चंस हम्म। एग्जॉस्ट ही हो गए थे, सबसे पूछ ही लिया था। तो हम्म। मेरा फिर लॉ और सिचुएशनल ही रहा फिर। ओके। तो वहां पर कुछ ध्यान आया विधि का, कुछ क्वेश्चन हाँ जैसे सर, जब वो आपको। जजेस की क्वालिटीज पूछने लगे तो हमें एकदम से स्ट्राइक किया। मैंने कहा विजेंद्र सर ने भी यही बोला था, और देखिए एकदम वही क्वेश्चन आ गया। बार एंड बेंच का भी एक क्वेश्चन, मतलब उन शब्दों में नहीं था, लेकिन हाउ टू मैनेज बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ध्यान जी रखना जी चाहिए, जी, है आपने ना। बोला था कि वो सामने आपके लड़ने लग जाए तो आप क्या करेंगी। ओके। फिर तो देखो, अगर 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे आ जाएं जिनका डिस्कशन पहले हो चुका है, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है उससे ऊपर वो, जी सर, शुरुआत ही है अच्छी ना। हुई, नहीं कहूंगी, मेरे इंटरव्यू हाँ। की शुरुआत ही अच्छी रही। तो बाकी अगर मैं कहीं थोड़ा सवालों में अटकी भी तो मुझे इतना फील नहीं हुआ कि कोई बात नहीं, वो तो इतना तो हम एक्सक्यूज ले सकते हैं पैनल तो से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनका आंसर आप नहीं दे पाई थी। हाँ, मैंने बताया ना सर, कुछ एक रीसेंट केस से रिलेटेड पूछा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, तो मुझे उसका आइडिया ही नहीं था। वो तो तो हमने कैसे किया आपने उसको स्किप, कैसे कैसे तो रिस्पॉन्ड किया उसको।
तो मैंने बोला कि सर आई रीड अबाउट इट, राइट नाउ आई डू नॉट हैव एन आइडिया। तो मैंने ऐसे करके किया। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं रवीना, जैसे आपकी ग्रेजुएशन स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? स्कूलिंग सर बताइए, स्कूलिंग मेरी प्राइमरी, अलीगढ़ से हुई प्राइमरी। है। जी जी, अलीगढ़ में एक कॉन्वेंट है, आर लेडी ऑफ फातिमा हायर सेकेंडरी स्कूल। तो 10th तक तो मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है, क्योंकि वो स्कूल भी 10th तक ही था। और अच्छा। 11th 12th एएमयू से किया है मैंने। हम्म। हाँ ओके। उसके बाद में आप फिर 12th कहाँ से की? सर, 11th 12th एएमयू बताया ना सर, एम। एएमयू का अपना स्कूल सिस्टम जो है, +2 जो ओके। कहलाता है, उससे किया ओके, है। वहां से। जी और फिर आपके एलएलबी कहाँ से हुई? सर, एएमयू से एलएलबी रहा है। एलएलबी भी वहां बी से हुई एलएलबी, है। इनफैक्ट सर बी एलएलबी मैंने 5 ईयर कोर्स किया हुआ है। 5 ईयर कोर्स किया है। तो जी रवीना, ये कब आपने कब डिसाइड किया था कि आपको जज बनना चाहिए? सर, ग्रेजुएशन होते होते, क्योंकि कॉलेज डेज में तो मैंने हर एवेन्यू एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। जैसे मैं मूट कोर्ट्स में काफी पार्टिसिपेट करती थी, तो एक लिटिगेशन का टेस्ट लेने के लिए कि क्या होता है कोर्ट में, तो मैंने वो भी किया। मेरा मानना हम्म। था कि जब तक आप कॉलेज में आप सभी कुछ ट्राई करिए, तभी आप एक नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है। बट हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते फिर हमने डिसाइड किया कि जुडिशरी करते हैं, ये हमें हम्म। ठीक लगा अपने लिए। तो फिर हमने इसी में प्रिपेयर करना शुरू किया। पर इनिशियली प्रिपरेशन थोड़ी स्लो ही रही, तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो एकदम ग्रेजुएशन के 6 महीने के अंदर वैकेंसीज आ गई थी। तो हम अपने आप को उतना फुली प्रिपेयर्ड मान भी नहीं रहे थे कि बहुत अच्छा हमारी प्रिपरेशन है कि हम क्लियर कर लेंगे। फिर भी हमने ट्राई किया कि मे बी, तो वो नहीं हुआ, प्री ही नहीं निकला तब तो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, इस बार तो आई वॉज प्रिपेयर्ड। तो वो, तो ये मान लें कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आफ्टर प्रिपरेशन इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, कैन वी से लाइक दैट? हाँ, सीरियस अटेम्प्ट तो सर फर्स्ट ही था, ये कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग। इससे जी पहले भी कुछ और भी किसी स्टेट्स के दिए थे क्या? सर, किसी और स्टेट का नहीं दिया था एक्चुअली, सिंस इतना गैप हो गया था ना बीच में, तो हमने स्टेट सिविल सर्विसेज दिया था। अच्छा, यूपी स्टेट का सिविल ही। सर्विसेज में दिया था। जी जी सर, उसका मेंस हमने लिखा है, उसका इंटरव्यू तक भी हम गए हैं। बस हम्म। वो क्लियर नहीं हो पाया था, कुछ मार्क्स से कट ऑफ से रह गए थे हम। तो हमने, क्योंकि गैप इतना हो रहा था और हमें लगा कि टाइम क्यों वेस्ट करना, लेट्स कीप एन ऑप्शन ऑल्सो। तो हमने स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था 2022 में। ओके। और कहीं से कोचिंग भी ली थी क्या? नहीं सर, ये पूरा सेल्फ स्टडी रहा है। सेल्फ स्टडी में था ये? ठीक है, जी तो बहुत बढ़िया है। तो रवीना, अभी जैसे बीच में आपको लगा होगा कि काफी लंबी जर्नी है आपकी भी, और आपके पेरेंट्स की भी काफी स्ट्रगलिंग जी जर्नी होगी। 5 इयर्स इज नॉट ए स्मॉल टाइम, जी जी है ना? जी जी। तो इस समय के जो डाउन पीरियड आए थे, उसको कैसे हैंडल करती आई हैं आप? सर, डाउन पीरियड का तो ये रहा कि कोविड भी आ गया था बीच में, तो एकदम से हम्म। चीजें बहुत डिरेल होने लगी थी, वैकेंसीज नहीं आ रही थी, तो उस चीज की भी टेंशन थी कि टाइम निकला जा रहा है ग्रेजुएशन का। जैसे जैसे एक एक साल बढ़ता है, एक एक नया बैच ऐड होने लगता है आपके कंपटीशन में। तो हम्म। लेकिन ये था, मैं क्योंकि मैं घर पे रही, तो घर पे पेरेंट्स का सपोर्ट था, पूरा कंप्लीट सपोर्ट उनका था कि तुम्हें जो करना है तुम करो, अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो तो हम बिल्कुल साथ हैं तुम्हारे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और उन्हें हमेशा से मेरी एकेडमिक कैपेबिलिटीज पे भरोसा रहा है। कॉलेज में भी मैं डिस्टिंक्शन होल्डर थी अपने बैच की, तो हम्म। वो कोई प्रॉब्लम रही नहीं। तो जब भी कुछ लगता था, मम्मी पापा से बात करते थे हम अपने, और ठीक लगता था, फिर अपना वापस जुट जाते थे। और बच्चों को खुद पे भरोसा होना चाहिए, सबसे पहले तो ये है कि वो खुद पे भरोसा रखें, डिस्करेज ना हो फेलियर से। बिकॉज इतना तो मैंने भी सीख लिया 5 साल में कि फेलियर्स प्रोसेस का पार्ट है, वो आएगा ही एक बार आप लाइफ में। ऐसे, स्पेशली ऐसे फेज में तो आप फेलियर देखेंगे ही, और वो शायद जरूरी भी है। तभी आप और मेहनत करके और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो पेरेंट्स का तो बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, स्पेशली अगर आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर में पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो यू मीन टू से कि कभी ऐसा लगा डिमोटिवेट हुए तो मम्मी पापा से बात हुई और उन्होंने मोटिवेटेड रखा आपको, है ना? जी जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे हम लोग प्रीलिम्स है, मेंस है ना, और फिर एक जी थर्ड स्टेज हो गई, इंटरव्यू की हो गई। जी इसकी प्रिपरेशन कैसे किया आपने? प्रीलिम्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे अपने अपने आने वाले दोस्तों के लिए? सब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एक ऑब्जेक्टिव सेंस वो है, तो उसमें आपको प्रिपरेशन भी उस तरह की रखनी पड़ती है। और आप बेयर एक्ट्स तो पढ़िए ही, बट बेयर एक्ट्स में आप ऐसी चीजें पढ़िए जो आपको लगता है कि क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं कोई टाइम पीरियड मेंशन्ड है किसी भी चीज को, ट्रायल को लेके, फॉर एग्जाम्पल सीआरपीसी में ट्रायल को लेके है या इन्वेस्टिगेशन को लेके है, तो ये चीजें क्वेश्चन बनाती हैं।
तो आपको ये माइन्यूट चीजें प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखनी पड़ती हैं, वहाँ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी तो ये रहनी चाहिए कि आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव होके माइक्रो चीजों पर ध्यान देते हुए पढ़े। फिर हम जब मेंस की स्टेज पे आते हैं तो वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, वहाँ आपका थ्योरी बहुत मैटर करता है, वहाँ आप कमेंट्रीज में से क्या पढ़ते हैं वो बहुत मैटर करता है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। और फिर उसका पार्ट एक आंसर राइटिंग तो है ही, वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मेंस के लिए। आप अपना आंसर कैसे फ्रेम कर रहे हैं, बिकॉज इस बार के मेंस में मैंने देखा कि क्योंकि थोड़ा पैटर्न बदला और कन्वेंशनल क्वेश्चन से अलग क्वेश्चंस रहे, तो आंसर फ्रेमिंग ऑन द स्पॉट ही करनी पड़ रही है। जो आप सोच के गए थे वैसा नहीं लिख पा रहे हैं, आपको उसी टाइम चेंज करना है, तो उसके लिए थोड़ी प्रायर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और बाकी इंटरव्यू तो ये है सर, मॉक्स दें और इंसान अपने आप अपना स्पेक्ट्रम वाइड रखे, अपना आपको थोड़ा अपडेटेड रखे करंट इश्यूज से, लीगल डेवलपमेंट से, तो इंटरव्यू भी क्लियर हो सकता है। हम्म, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि इस ड्यूरेशन में बीइंग ए गर्ल, जो जो हमारी सोसाइटी है, थोड़ा सा फ्री प्रेशर तो होता ही है, कोई जो जी पड़ोसियों ने या फिर रिलेटिव्स ने ऐसा पूछा हुआ जी। आकर के पेरेंट्स को कि भाई शादी का क्या प्लान है, कब से कब तक इंतजार करोगे, ऐसा कभी कुछ हुआ? वो सर ना फिल्टर मेरे पेरेंट्स के लेवल पे ही हो जाता था, मेरे पेरेंट्स मुझ तक आने ही नहीं देते थे इन बातों को। यही मैं कहती हूँ कि जो हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, कि वो कहते थे वो अपना देख रही है, वो अपना पढ़ रही है, उसका करियर पे फोकस है, तो ये सब बातें होती ही नहीं थी। ये हाँ बहुत हम अच्छी लोग, बात है कि आपके केस में जो पेरेंट्स हैं बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनका बहुत बड़ा रोल रहा है एब्सोल्युटली इसमें। क्रेडिट तो पूरा उन्हीं को जाता है, मतलब मेरी तो जाना भी जो है, बट क्रेडिट जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। कुछ विधि जुडिशल एकेडमी के बारे में कहना चाहेंगे आप? जी आपको बिल्कुल कुछ लगता हो? सर। सर मैंने आपके साथ 2 मॉक्स करे, बाकी मैंने मॉक्स और भी करे थे, बट आप लोगों के साथ मैंने आई केम बैक फॉर द मॉक। और एक मॉक आपने लिया था जिसमें मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी इन द सेकेंड हाफ ऑफ इट, बट फर्स्ट हाफ सही गया था। और लेकिन आपने जिस तरह से बताई चीजें, वो मुझे एक्चुअली देख लीजिए सेम ही क्वेश्चंस आ गए मुझे, जो मेरा स्टार्टिंग मेन इंटरव्यू का बहुत अच्छा हो गया उस वजह से। और रोहित सर वाला मॉक तो मेरा बहुत अच्छा गया था। तो मुझे, और वो मेरे मेन इंटरव्यू से जस्ट 2-3 दिन पहले ही हुआ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी हाई रहा उस वजह से। तो विधि जुडिशल एकेडमी की तो मुझे इस तरह से बहुत हेल्प हुई। चलिए, थैंक यू फॉर योर कोऑर्डिनेशन। एंड रवीना, विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर। फॉर योर फ्यूचर। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए आगे भी तो जी आप सर। डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी में आना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल नौकरी में बने रहना है। जी सर तो बिल्कुल। मेरी आपको एक टिप है, अगर आप लेना चाहें तो, जी इसमें जुडिशियल कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मेरे एक स्टूडेंट का टर्मिनेशन केवल इस बात पे हो गया था कि 1 साल की ट्रेनिंग, जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ, 1 साल की ट्रेनिंग की, और उसके बाद में वो बैच कहीं पार्टी करने चला गया, वहां उनका झगड़ा हो गया आपस में, ओह। और वो झगड़ा सीसीटीवी में कैद हो गया। 18 लोगों को हाई कोर्ट ने टर्मिनेट किया। करेक्ट। आप सोचिए, उन्होंने ये कहा कि जुडिशियल कंडक्ट के खिलाफ है ये कि आप लोग शराब हाँ पी सर, के पब्लिक में ये जाएं। तो है, एज अ जज आपको काफी चीजें ध्यान में हाँ, रखनी और पड़ती दूसरा क्या कि आपके अब जो बहुत सारे जो डिस्टेंट रिलेटिव्स भी थे, जो आपको कम जानते थे, कम इंटरेक्शन था, वो भी आपसे काफी क्लोज हो जाएंगे अब। है सर, वो तो दिख रहा है। हाँ, तो अब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अब आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से, आपको हो सकता है मन करेगा नहीं नहीं यार, कोई मुझे रूड ना समझे, कोई बुरा ना लगे, तो आपको वही जो इंटरव्यू वाली अप्रोच होती है ना, कि उस जी तरीके से जवाब देके साइलेंटली निकल जाना चाहिए, कि आपकी फिर जॉब पर भी आँच ना आए, नहीं। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पे भी आँच ना आए, और रिलेशनशिप मेंटेन रहे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अभी तो मैं नई नई हूँ, शुरू में अभी मैं सीख रही हूँ, अभी आई डोंट हैव, है ना, डायरेक्टली ब्लंट नहीं करना है तो। जी और आपके पेरेंट्स ऐसे कह सकते हैं कि हमारी सुनती ही नहीं है, क्या करें, लड़की सर, जज वो बनी, तो पहले कहेंगे। दिमाग वो खराब तो हो गया पहले लड़की का। कहेंगे। व्हाट आई मीन टू से कि किसी भी तरीके से, क्योंकि हाँ, प्रेशर में आके एक भी गलती आपकी पूरी तैयारी को नष्ट कर सकती है ना। और ये करेक्ट। वो लोग होते हैं जो आपके साथ बहुत कम खड़े दिखाई देंगे, बहुत रेयरली लोग होंगे। सर तो साथ तो सिर्फ पेरेंट्स ही हैं, वो तो मैं, हाँ, उसके अलावा हाँ, कोई नहीं। हाँ, डोंट सकम टू एनी काइंड ऑफ मॉरल और इमोशनल प्रेशर, और एक अच्छी जज बन के दिखाना, नवीना। क्योंकि श्योर सर। अच्छा जो जज है ना, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है सोसाइटी को। जी सर। बी एन एग्जाम्पल सेटलर, चाहे वो आपका कंडक्ट हो, चाहे वो आपकी ऑनेस्टी हो। और ऑनेस्टी का एक बात ध्यान रखना कि जो जज की जो रेपुटेशन है ना, दैट ट्रेवल्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन।
आपको ऐसा लगेगा कि किसी को ऐसा लग सकता है कि भाई मेरा इस वकील से इंटरेक्शन है, ये मुझे कुछ रिश्वत दे रहा है या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो ये बात मेरे और उसके बीच तक है। नो, एडवोकेट ने अगर कोई आपको फेवर दे दिया और कोई फेवर ले लिया, तो ये मान के चलो उसकी तो जबरदस्त मार्केटिंग होगी ही होगी, क्योंकि अगर वो मार्केटिंग नहीं करेंगे तो फिर उनको नेक्स्ट क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? क्लाइंट को भी भरोसा कहाँ से आएगा कि भाई वकील साहब पैसे लेकर मेरा काम करा सकते हैं, ताकि वो कह सकते हैं देखो मैंने काम करा दिया। तो वही एडवोकेट फिर 50 एडवोकेट के संपर्क में आते हैं, वही एडवोकेट हाई कोर्ट्स के एडवोकेट्स के संपर्क में आते हैं, और हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हाई कोर्ट जजेस के संपर्क में आते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे जजेस जो हैं एक एक हल्के से टेम्पटेशन में आकर के उन्होंने अपना कैरियर भी तबाह किया और रेपुटेशन खराब की। भगवान बहुत कुछ देगा रवीना इस जॉब में, आपको जी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कभी भी किसी भी हल्के फुल्के उसमें भी पुलिस वाले आएंगे आपके पास, मैडम आपके पास फल लाएंगे, कभी ये करेंगे वो करेंगे, तो मेरी एडवाइस तो यही है, देखो है ना, कि किसी भी तरीके से बच के रहोगी तो उसका सुकून अलग होगा, उसकी प्रोग्रेस अलग होगी। लेकिन किसी टेम्पटेशन में मत आना, उससे तुम अपने लिए भी बहुत अच्छा कर पाओगी, फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी और कंट्री के लिए, क्योंकि करप्ट लोग बहुत हैं, ऑनेस्ट लोग बहुत कम हैं। तो हमेशा जो रेयर लोग होते हैं ना, उनकी अलग वैल्यू होती है। देखो लोहे की वैल्यू नहीं होती, पड़ा रहता है कहीं पर भी, है ना। जी वैल्यू गोल्ड की होगी, वैल्यू डायमंड की होगी, क्योंकि वो रेयर है। जी इसीलिए ऑनेस्ट लोगों की बहुत होती है। तो विद ऑल दीज थिंग्स, है ना, लेट्स एंड दिस डिस्कशन, एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर सिलेक्शन। थैंक यू विश सर यू ऑल द बेस्ट रवीना, डू थैंक वेल, एंड बी इन टच। ओके सर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर